हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने आगे बढ़ते हुए 10वीं यूनिट को समाप्त किया और फिर छठी यूनिट को पढ़ा और अब हम उसी क्रम में पहली यूनिट को जल्दी से समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम इस वीडियो श्रृंखला को भंग नहीं करना चाहते, इसीलिए मुख्य परीक्षा के जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के वीडियोस हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य पहले पहली यूनिट को समाप्त कर लिया जाए, फिर सोशियोलॉजी पर फोकस करेंगे, साथ में मध्य प्रदेश पर फोकस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम गणतंत्र पर फोकस करने वाले हैं। अभी तक की जो क्लासेस रही वो मूलतः वैचारिकी पर रही, विचारों पर रही। अब हम ऐसे टॉपिक्स पर आने वाले हैं जो उस जमाने में मतलब प्राचीन काल में व्यवस्था बनाने वाले तत्वों के रूप में शामिल रहे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम ले लिया जाए। श्री गणेश का नाम लेते हुए और उनको याद करते हुए श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों को सिलेबस अच्छे से याद है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सब लोगों को सिलेबस याद है। यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है गणतंत्र। हमने कल सभा और समिति पढ़ा था जो शासन में भागीदार होती थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि शासन का स्वरूप कैसा होता था, शासन कैसे स्वरूप में था, उसी पर बात करेंगे और वो स्वरूप है गणतंत्रात्मक। चलिए शब्द पर फोकस करते हैं कि इस गणतंत्रात्मक की संकल्पना और विचार क्या था। खैर ये एक व्यवहारिक व्यवस्था रही उस जमाने में। आज भी गणतंत्र व्यवस्था है, लेकिन आज की वर्तमान गणतंत्र व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी वहां थी। अब आज की और पुरानी गणतंत्र व्यवस्था में पहले अंतर समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा कम हो। गणतंत्र में ये जो शब्द लगा हुआ है गण और तंत्र, ये इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तंत्र का अर्थ तो होता है व्यवस्था, जैसे राजतंत्र, तो राजा का तंत्र या राजा द्वारा बनाई गई व्यवस्था राजतंत्र। तो वैसे तंत्र शब्द तो हो गया व्यवस्था के लिए, ये सामान्य शब्द है। लेकिन यहाँ जो शब्द लगा हुआ है गण, इसका क्या अर्थ है? गण शब्द होता है उपयोग कुछ लोगों के समूह के लिए, कुछ लोगों के समूह के लिए जब हमें कोई बात कहनी होती है, जब हमें समूहता को दर्शाना होता है तो हम कहते हैं गण। अब यहाँ गण शब्द का अर्थ आपको एक वर्ड में क्लियर रहा होगा कि गण का अर्थ होता है समूह और तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था। तो इस प्रकार दोनों शब्दों से मिलने से क्या बनेगा, एक बार हम इसे लिख करके देखते हैं कि कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाई गई, कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही गणतंत्र होती है। तो गणतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर होता है? देखिए गणतंत्र और राजतंत्र में बेसिक एकमात्र डिफरेंस इतना है कि राजतंत्र में जो राजा होता है वो अकेला शासन करता है, जबकि गणतंत्र में जो गण होते हैं उसमें 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 200 भी हो सकते हैं। तो वो 200 लोग जो हैं वो सभी राजा कहलाते हैं और वे सभी मिलकर जब शासन करते हैं तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं गणतंत्र। मैंने पहले ही कह दिया है कि वर्तमान में जो गणतंत्र की अवधारणा है ये अलग प्रकार की है, ये अलग चीज को शो करती है। पुराने गणतंत्र की व्यवस्था जो थी वो मैंने अभी बताई आपको, और इसको अलग शब्दों में हम वर्तमान की गणतंत्र व्यवस्था से तुलना करके देखने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझो। एक मनुष्य आदि मानव के रूप में, आदिवासी के रूप में रहता था। जब धीरे धीरे मनुष्यों की संख्या बढ़ती गई तो वह समूह में रहने लगा। कल भी हमने जब सभा और समिति पढ़ी थी तो ये बात की थी। तो जब मनुष्य का धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ तो वह समूह में रहना शुरू हो गया। लेकिन समूह में समस्या आई कि भैया किन नियमों का पालन किया जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नियम पालन नहीं करना चाहता था, कोई भी व्यक्ति पानी भर के लाना नहीं चाहता था, कोई भी व्यक्ति बर्तन नहीं धोना चाहता था। अर्थात जो निम्न श्रेणी के कार्य हैं, जो मेहनत वाले काम है, वो कोई नहीं करना चाहेगा, सब आलस करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कुछ नियम बनाने पड़े और ये नियम बनाए। अब ये नियम बनाने पड़े, यहां तक तो आपको समझ में आता है। ये नियम बनाए कौन, ये प्रश्न उठता है
कि ये जो नियम है ये बनाए कौन, कौन बनाए, किसे अधिकार दिया जाए, क्योंकि जो नियम बनाएगा वो सर्वोपरि हो जाएगा। तो प्राचीन लोगों ने इस समूह में से ही कुछ लोगों को चुन लिया कि भैया आप हमारे लिए नियम बनाओ। देखो, जब एक व्यक्ति चुन लिया जाएगा तो वो राजा कहलाएगा, लेकिन जब कुछ लोगों का खुद कुछ लोग आपस में चुन लिए जाएंगे, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, कि आप 50 लोग मिलकर के पूरे जो लोग हैं, समूह है, 500 5000 लोगों का समूह है, उसके लिए नियम बनाओ। तो ऐसे समूह को हम कहेंगे गण। और जब ये गण किसी के लिए व्यवस्था बनाएगा, ये गण जब किसी के लिए व्यवस्था बनाएगा, तो वो हो सकता है अपने में से एक को सभापति नियुक्त कर दे, राजा नहीं सभापति नियुक्त कर सकता है। तो इसकी सहायता के लिए हमने 2 संस्थाएं बना दी, सभा और समिति। तो गणतंत्र गण के द्वारा बनाई गई व्यवस्था क्या कहलाएगी? गणतंत्र कहलाएगी। तो उस समय का गणतंत्र तो आपको अब शायद क्लियर रहा होगा। अब अगर हो सकता है कि ये वीडियो देखने वाले कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी गणतंत्र का अर्थ क्लियर ना हो रहा हो, तो कोई टेंशन मत लो, मैं फिर से इसी को नए स्टेप में, नए तरीके से आपके दिमाग के सेटअप को, दिमाग के जो अस्थि पंजर है उनको खोल करके रखूंगा। आप टेंशन मत लो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। अब हम एक काम करते, नहीं आया समझ में तो फिर से इसको वर्तमान गणतंत्र और प्राचीन गणतंत्र इन दोनों की तुलना करके देखते हैं, शायद अब समझ में आ जाए। देखो वर्तमान गणतंत्र जो है, वर्तमान में हमारे देश में, भारत में 2024 में जो व्यवस्था है हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे देश में कैसी व्यवस्था है? हमारे देश में एक शब्द में कहा जाए तो हमारे देश में गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। कैसा है हमारे देश में शासन का स्वरूप? गणतंत्रात्मक तांत्रिक स्वरूप है। गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप में 2 शब्द आ गए। अब यहां लोकतंत्र जो है वो आपको दिमाग खराब करवाए, उससे अच्छा मैं पहले आपको दोनों समझा दूं कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है और जनतंत्र या लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। देखो, गणतंत्र का आशय है जब राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। हमारे राज्य के प्रमुख होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, और राज्य द्वारा मतलब हमारी देश की जनता द्वारा इनको अप्रत्यक्ष, या तो प्रत्यक्ष चुन लो या अप्रत्यक्ष रूप से चुन लो। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो हमने तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना, चुन करके हमारे देश के प्रमुख को चुन लिया। तो ऐसी व्यवस्था को वर्तमान में गणतंत्र कहते हैं। पुराना गणतंत्र अलग था, फिर से रिपीट कर दूं, पुराने वाले को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में है, नए वाले को इसलिए समझा रहा हूं कि ताकि पुराने और नए को आप बीच में घुसेड़ करके एक ना बना दो, दोनों अलग अलग हैं। तो भैया जब भी किसी देश का प्रथम नागरिक या देश का सर्वे सर्वा या देश का प्रमुख या देश का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो शासन को चलाएगा, वो अगर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था वर्तमान में। तो फिर हमारा देश तो राष्ट्रपति चलाते ही नहीं है भाई, हमने क्योंकि ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया है, वहां राजा रहता था, अब राजा हम स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इस पैटर्न को अपना लिया। ये हमारे यहां नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक काम कैसे होता है? तो लोकतंत्र से होता है। तो यहां आपको भारत के प्रधानमंत्री का जो है फोटो दिखाई दे रहा होगा, गृह मंत्री दिख रहे होंगे, रोड मंत्री दिख रहे होंगे, विदेश मंत्री दिख रहे होंगे, वित्त मंत्री दिख रहे होंगे, आपको जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्री दिख रहे होंगे, ये इतने सारे मंत्री दिख रहे हैं। तो अब आप सोचोगे हमारा देश क्या प्रधानमंत्री चलाते हैं या प्रधानमंत्री को आपने चुनकर ये भेजा है? नहीं भैया, हमारे देश में है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र वहां है जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन हो, अर्थात जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। देखो, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता ही शासन करने लग जाए तो उसे कहते हैं लोकतंत्र। तो अब भैया ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति देश के लिए नियम बनाए। तो क्योंकि हमारे देश की आबादी तो 1 अरब 40 करोड़ है ना, इतनी आबादी तो किसी नियम को बना नहीं सकती। तो हमने फिर अपनाया अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या सा अपनाया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में
हमने 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या ने कुछ लोगों को चुन लिया। कितने लोगों को? 552 लोगों को। और ये 552 लोग मिलकर जो हमारे सांसद होते हैं, 552 जो सांसद होते हैं, ये सांसद हमारे देश के लिए क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं, जिसे हमने संसद कहा। भारत में प्रधानमंत्री शासन नहीं करता है, भारत में जनता शासन करती है, क्योंकि लोकतंत्र है। अब प्रधानमंत्री कौन है? तो देखो, ये 552 लोग भी बहुत सारे हैं, इनमें से भी कोई एक आदमी तो चुनना होगा ना, जो पूरे शासन को धुरी रहेगा, जो पूरे शासन की दिशा निर्धारित करेगा। तो इन 552 में से जिस आदमी के पास मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं, जिस व्यक्ति के पास में लोगों का समर्थन ज्यादा होता है, जैसे अगर एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी, इनके पास 372 विधायक सांसद हैं, तो वो इनके कहने पर जहां ये कहेंगे वहां साइन करने को तैयार है, जहां कहेंगे वहां वो व्यवस्था में शामिल होने को तैयार है। तो उनके लीडर हो गए कौन? नरेंद्र मोदी। तो अल्टीमेटली 552 का नेतृत्व कौन करेगा? नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। तो हमने जो लोकतंत्र अपनाया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि जनता शासन करे, जनता के प्रतिनिधि शासन करे। इसीलिए हमारे देश में अमेरिका जैसा अकेला राष्ट्रपति काम नहीं करता। अमेरिका में जनतंत्र लोकतंत्र टाइप का दूसरा मॉडल अपनाया गया, वहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। हमारे यहां तो संसदीय व्यवस्था है। तो जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो संसदीय के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, लेकिन अभी हमें जो गणतंत्र समझना है, उसके लिए इस व्यवस्था को समझो कि हमने चुना 552 लोगों को। उन 552 में जिनकी ज्यादा बहुमत थी, उनने एक ग्रुप बना करके हमारे देश को चलाना शुरू किया, और उसी में से एक जयशंकर बने, उसी में से एक नितिन गडकरी है, उसी में से एक अमित शाह है, उसी में से एक नरेंद्र मोदी है। अब क्योंकि नरेंद्र मोदी इन सबके लीडर हैं, इसलिए ये क्या है? भारत के प्रधानमंत्री। जिस दिन इनको लीडर के पद से हटा दिया जाएगा, उस दिन कोई और व्यक्ति उनके स्थान पर प्रधानमंत्री बनेगा। बात समझ में आ रही होगी। ये तो हो गया वर्तमान मॉडल। तो अब पुराना गणतंत्र कैसा होता था वो समझ लेते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं प्राचीन गणतंत्र की। प्राचीन गणतंत्र जो था वो राजतंत्र जैसा था। कैसा था? राजतंत्र जैसा। तो देखो, राज और गण, इन दो शब्दों में ही अंतर है। तंत्र तो एक जैसा है, तंत्र यहां पे भी है, तंत्र यहां पे भी है। तो तंत्र अर्थ का शब्द होता है, तंत्र का अर्थ तो होता है व्यवस्था। तंत्र का क्या अर्थ होता है? व्यवस्था। तो राजा का तंत्र होगा तो राजतंत्र कहलाएगा, और गण का तंत्र होगा। गण का अर्थ मैं आपको अभी शाब्दिक अर्थ बता ही चुका हूं। गण का अर्थ होता है कुछ लोगों का समूह। कुछ लोगों का समूह जब शासन करे, अर्थात जब एक राजा ना होकर 20, 25, 50, 100 राजा हो जाएं, और वो 100 राजा मिलकर के पूरे देश के लिए शासन करना शुरू करें, तो ऐसी व्यवस्था को कहते हैं हम गणतंत्र। अब ये क्या है? प्राचीन गणतंत्र में जनता द्वारा एक से कुछ अधिक लोगों का समूह जनता द्वारा चुनकर शासन के लिए भेजा जाता था। अर्थात कुछ लोगों का समूह जो जनता से चुना हुआ है, जब शासन का प्रमुख होता था, तो इसे गणतंत्र कहते थे। आपके दिमाग में शायद अब कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको भी आ गया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे खुद पर विश्वास है। तो एक राजा अकेला ना होकर जब बहुत सारे राजा बनने लगे, तो इस तरीके की एक व्यवस्था बनी, उसे हमने कहा गणतंत्र। अब गणतंत्र धीरे धीरे बदल जाएगा राजतंत्र में, वो हम फिर मौर्य काल में पढ़ेंगे। वहां क्या करेंगे? आचार्य कौटिल्य आकर के बाकी छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक बड़ा गणतंत्र, एक बड़ा वो बनाएंगे राज्य, जिसमें एक व्यक्ति को प्रमुख मान लिया जाएगा, और वो बन जाएगा राजा। बाकी सब गण रह जाएंगे, वो राजा बन जाएगा। तो बाकी सबको किसी न किसी पोस्ट पर दे देंगे कि तुम सेनापति, तुम कोषाध्यक्ष, ऐसा ना काम होगा। तो यह गणतंत्र आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? सबसे पहली स्टेप तो हम इस वीडियो में अब आगे बात करने वाले हैं कि गणतंत्र शब्द का उल्लेख या गणतंत्र व्यवस्था प्राचीन काल में थी। अब देखो, आपको इमेजिन करना है, आपकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी उतना इतिहास आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। आप इमेजिन करते जाओ कि आज से 2000 साल पहले लोग ऐसी व्यवस्था में रहते थे जैसे आज हम लोकतंत्र में रहते हैं। जनता वोट डालती है और प्रधानमंत्री को चुनती है, राष्ट्रपति को चुनती है अप्रत्यक्ष रूप से, और हमारे देश का शासन चलता है। वैसे आज से 2000 साल पहले जो लोग होते थे वो ऐसा कोई वोटिंग सिस्टम नहीं करते थे, वो चुनाव करते थे मौखिक रूप से, लेकिन वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पालन करते थे।
तो ऐसा इमेजिन करते जाओ। अब हम पहले पढ़ने वाले कि गणतंत्र व्यवस्था का उल्लेख किन किन साक्ष्यों में मिला, कहां कहां पे मिला, गणतंत्र कितने प्रकार के थे, फिर गणतंत्रों में कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी, सेना का मालिक कौन होता था, कैसे कैसे शब्द उपयोग होते थे, वो सब बातों पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बुद्ध के काल में या बुद्ध का जब जन्म हुआ, जब 10 गणतंत्र हुआ करते थे, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी एक गणतंत्र में हुआ था, इसलिए बुद्धकालीन गणतंत्र कहते हैं। तो इन 10 गणतंत्रों की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कि कौन सा कहां था, और ये सब हम फिर मैप पे करेंगे। अभी शुरुआत में बेसिक का समझ लेते हैं। चलिए समझते हैं। प्राचीन भारत में गणतंत्र कुछ कुलीन लोगों का समूह होता था। ये बहुत याद रखना, गणतंत्र क्या होता था, कुछ कुलीन लोगों का समूह होता था। ये लोग सामूहिक रूप से कबीले कर शासन करते थे। फिर से वही बात आ गई, गणतंत्र का अर्थ जो मैंने समझाया। प्रत्येक कबीलाई कुलीन, मान लो 10 कुलीन है तो 10 को राजा कहते थे, 10 के 10 राजा कहलाते थे, राजा कहता था। प्रत्येक राजा के पास अपने सेनापति और सेनाएं होती थी, सब राजा के पास अपनी अपनी छोटी छोटी सी सेनाएं और सेनापति होते थे। गणतंत्र व्यवस्था में शासन से संबंधित निर्णय सभी राजा मिल करके, ये पॉइंट पे फोकस करो, जो भी निर्णय होता था वो सभी राजा मिल करके आपस में लिया करते थे। तो जो भी निर्णय लेना होता था वे सब राजा आपस में मिल करके लिया करते थे। शायद आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सेटअप जम रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, पूरा जमा दूंगा, आप टेंशन मत लो। भारतीय गणतंत्र जो था उसका उल्लेख कहां मिलता है, वो था भी कि नहीं था, ये हम इमेजिनरी व्यवस्था पढ़ रहे हैं वो समझते हैं। भारत में आरंभिक इतिहासकारों का यह विचार था कि प्राचीन भारत में केवल राजतंत्र थे। जो शुरुआत में इतिहासकार जिन्होंने खोज करना शुरू किया उनका ऐसा मानना था कि भारत में गणतंत्र नहीं था, भारत में राजतंत्र ही था। लेकिन परंतु कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि भारत में राजतंत्रों के साथ साथ गणतंत्र का भी अस्तित्व रहा। और जो शुरुआती व्यवस्था थी, इस दुनिया में पहली बार अगर शासन बना, राज्य बना, तो वो गणतंत्रात्मक रूप में बना। और इस दुनिया को देन थी वो भारत की, कि भारत ने दुनिया को शासन करते सिखाया। अब कैसे पता चला, तो फैक्ट याद रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम 1903 में रिज डेविड्स नाम के इतिहासकार थे, खोजकर्ता थे, ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को चुनौती देने के लिए गणराज्यों की खोज की। तो पहली बार गणराज्य की, आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से आने वाला। यहां से देखो, अभी तक बात कर रहे थे समझने की, अब आते हैं सीधे फैक्ट पे कि गणतंत्र की शुरुआत या गणतंत्र की पहली खोज किसके द्वारा की गई। तो गणतंत्र की पहली खोज 1903 में रिज डेविड्स नाम के इतिहासकार द्वारा की गई। और कहां खोजे गए, भारत में खोजे गए, मध्य गंगा घाटी में खोजे गए। इस खोजे गए गणराज्यों को नाम दिया गया प्राचीन भारतीय गणराज्य, बुद्धकालीन गणराज्य। इनका तीसरा नाम पड़ा छठी शताब्दी पूर्व के गणराज्य, या इन्हीं को एक नाम और दे दिया गया, गंगा घाटी के बुद्धकालीन गणराज्य। ये 4 नाम हैं। इन गणराज्यों के नाम थे पुराने, जो इस नाम से थे, प्राचीन भारतीय गणराज्य, बुद्धकालीन गणराज्य, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्य, और बुद्धकालीन या गंगा घाटी के गणराज्य, जैसे नामों से अभिहित किया गया, पुकारा गया। यहां तक की बातें क्लियर रही होगी। अब एक किताब का नाम आता है अवदान शतक, ये ध्यान से याद रखना, फैक्चुअल बातें चल रही, ये भूलना नहीं। अवदान शतक से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी दक्षिण भारत में गए। लोगों ने उनसे, वहां जब वो गए तो लोगों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, उनसे उत्तर भारत की शासन व्यवस्था के बारे में पूछा। तो जब उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत समझते हो ना, ये हमारा भारत है और ये उत्तर भारत कहलाता है भैया, ये वाला हिस्सा उत्तर भारत है और ये वाला दक्षिण भारत है। तो मध्य प्रदेश जहां हम रहते हैं, वहां के कुछ लोग दक्षिण भारत में व्यापार करने गए, और वहां के जो कुछ लोग हैं उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके यहाँ व्यापार की, जो आपके यहाँ शासन की व्यवस्था कैसी है। ऐसा लिखा हुआ है इस किताब में जिसका नाम है अवदान शतक। इस किताब में कहा गया है कि उन्होंने उत्तर में कहा कि यहाँ कुछ देशों में तो गणराज्य है और कुछ देशों में राजाओं का राज है, अर्थात कुछ जगह पर राजतंत्र चलता है, कुछ जगह पर गणतंत्र चलता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत के प्राचीन काल में गणराज्य व्यवस्था थी। पहला पॉइंट क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रूप में, कि दक्षिण भारत से पुष्ट किए गए अभिलेखों की पुष्टि किस पुस्तक से होती है, अवदान शतक से होती है। देखो, मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारियों ने
यहाँ उल्लेख किया कि भारत के उत्तरी भाग में गणराज्य होते थे। किस पुस्तक में मिला? अवदान शतक में मिलता। और आगे बढ़ते हैं, और अभी आगे मैं ऐसे ही कुछ और किताबों के नाम बता रहा हूं। अगली किताब है आचारांग सूत्र, आचरांग सूत्र, है ना। ये क्या कहती है भैया? आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं को चेतावनी देती है कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां गणतंत्रों का शासन हो, संघ गण का कर्मचारी था। ये पॉइंट आपको कहां मिलता है? आचरांग सूत्र नाम की जो किताब है जैन धर्म से संबंधित, उसमें मिलता है। तो इससे भी पुष्टि होती है कि भारत के प्राचीन काल में गणराज्य हुआ करते थे। अभी हम सारे फैक्ट ऐसे ही पढ़ रहे हैं जिनसे पुष्टि होती है कि प्राचीन भारत में गणराज्य थे। अगला, पाणिनि की किताब आप जानते ही हैं, अष्टाध्याय। पाणिनि ने संघ को राजतंत्र से स्पष्ट भिन्न माना है। पाणिनि की किताब का नाम याद रखना, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय में इन्होंने जो राजतंत्र है और गणतंत्र है, पाणिनि ने संघ को, अर्थात संघ का अर्थ वही गण, और गण का मतलब गणतंत्र, तो संघ को राजतंत्र से स्पष्ट भिन्न माना है। ये एक फैक्ट और याद रखना। अब कौटिल्य आ जाएंगे। कौटिल्य जो मौर्य काल के मौर्य काल में एक विशेष साम्राज्य के संस्थापक थे, इनकी बात करते हैं। कौटिल्य ने अपनी किताब जो अर्थशास्त्र है उसमें दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख मिलता है। संघ राज्य, देखो संघ शब्द अब वर्तमान में जो संघ यूज होता है वो पहले गण यूज होता था, तो गण और संघ एक ही है भैया, ये याद रखना। गण है संघ का पर्यायवाची, संघ है गण का पर्यायवाची। तो संघ या गण जो थे वो दो प्रकार के थे। पहला वार्ता शास्त्रोपजीवी और दूसरा था राज शब्दोपजीवी। ये दो शब्द याद रखना, वार्ता शब्दोपजीवी और राज शब्दोपजीवी। अर्थ क्या है? इसके अंतर्गत कंबोज, सौराष्ट्र ऐसे राज्य आते थे, आदि शामिल थे। और राज्य शब्दोपजीवी के अंतर्गत लिच्छवी, वज्जी, मल्ल, मद्र, कुकुर, पांचाल आदि की गणनाएं आदि शामिल किए जाते थे। ये होते क्या है? जब मैं 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा तो उस समय और पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ थोड़ी सी डीप में नहीं जाते हुए थोड़ा बाहर से बात को समझ लेते। यह राज्य शब्दोपजीवी का संघ से तात्पर्य उन गणराज्यों से है जो राजा की उपाधि का प्रयोग करते थे, और वार्ता शास्त्रोपजीवी का अर्थ उन राज्यों से है जो राजा की उपाधि नहीं उपयोग करते थे। महाभारत में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। तो हमने अभी 4-5 बातें कर ली। पहला आचरांग सूत्र कर लिया, फिर पाणिनि के अष्टाध्यायी के हिसाब से देखा, फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से देखा, फिर महाभारत के उल्लेख में भी ये मिलता है कि गणराज्य थे। तो ये सब सिद्ध किया जा रहा है। ये क्वेश्चन को बनते हैं ना हमसे कि गणराज्यों का उल्लेख कहां नहीं मिला है, तो इन सब जगह मिला है, बाकी जगह नहीं मिला है। बाकी सब जगह राजतंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी का बात करते हैं कि विदेशों में भी कहीं ना कहीं भारत के गणतंत्र व्यवस्था का उल्लेख है क्या? तो हाँ है भैया। यूनानी और रोमन लेखकों के विवरण में सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब और सिंध में कई गणराज्य थे, जिससे प्राचीन भारतीय गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो ये भी याद रखना कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो कुछ गणराज्यों ने उससे युद्ध किया। इन बातों का उल्लेख कहां मिलता है? यूनानी और रोमन लेखकों के द्वारा जो किताबें लिखी गई उनमें, तो उनमें इनका उल्लेख मिल रहा है, जिससे प्रमाणित होता है गणराज्य थे। फिर मुद्रा संबंधी प्रमाण भी हमें पता है, से गणराज्यों के अस्तित्व सिद्ध होते हैं। कुछ 3 राज्य हैं, मालव, योधेय और अर्जुनायन, ये 3 गणराज्यों के नाम थे। मैं इन सब की डिटेल पढ़ाने वाला हूं आपको इस वीडियो में, आगे पढ़ाऊंगा 10 राज्यों की डिटेल पढ़ाऊंगा। आदि अनेक गणराज्यों के सिक्के राजा का उल्लेख ना करते हुए गण का उल्लेख करते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि वहां पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर के क्या थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये पॉइंट याद रख लेना भैया। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये समझ लिया, देखो अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं इस वीडियो में, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले मैंने आपको गणराज्य या गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया? प्राचीन गणतंत्र और वर्तमान गणतंत्र की तुलना की। तीसरे नंबर पे हमने कि गणतंत्र था भी कि नहीं, कि कोई काल्पनिक कल्पना है, उसके प्रमाण प्रस्तुत किए कि कहां कहां इसका उल्लेख मिलता है। अब हम चौथा पॉइंट क्या करने वाले हैं? प्राचीन जो गणतंत्र थे, अगर वो सिद्ध हो चुके हैं कि थे, तो भैया ऐसे वहां पर कोई ना कोई व्यवस्था बनी होगी कि एक व्यक्ति प्रमुख होता होगा, वो शासन कैसे चलाता होगा, इन सब बातों का उल्लेख मिलता होगा।
तो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इस विषय पे बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन गणतंत्र, अब इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, आप इमेजिन करते जाना कि वहां ऐसे ऐसे होता जाएगा, याद होते जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राचीन गणराज्यों का शासन वंशानुगत राजा के हाथ में ना होकर गण या संघ के हाथ में होता था। पहली बात कि वंशानुगत ना होकर, वंशानुगत ना होकर कैसा हुआ करता था, संघ या गण के हाथ में। और संघ या गण में एक व्यक्ति तो होता नहीं था, कुछ लोगों का समूह होता था, तो एक आध मर जाए तो दया आ जाएगा, चुन लिया जाता था। प्राचीन भारत में गणतंत्र को इस अर्थ में आधुनिक शब्दावली कुलीन तंत्र अर्थात अभिजात तंत्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। अर्थात जैसे अभी हम कुलीन तंत्र या अभिजात तंत्र की बात करते हैं, वैसा पुराना गणतंत्र था, जिसमें शासन का संचालन संपूर्ण प्रजा द्वारा ना होकर किसी कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में वैशाली के संपूर्ण जनता शासन में भाग नहीं लेती थी, जबकि कुल लिच्छवी कुल के ही प्रमुख व्यक्ति मिलकर शासन करते थे। अब ये बात क्या है, ये समझ लो। देखो, कुछ गणतंत्रों में ऐसा उल्लेख मिला है कि वहां लोग तो बहुत सारे शासन, राजा तो 15-20 होते थे, लेकिन वो सारे राजा एक ही कुल से, एक ही वंश से चुन लिए जाते थे। जैसे लिच्छवी वंश का जो राजतंत्र था, वैशाली में जो शासन करता था, वहां पर 20-25 राजा हुए, एक साथ 25-25 राजा होते थे। लेकिन ये 25 के 25 राजा एक ही परिवार के हिस्से होते थे या परिवार के सदस्य होते थे। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था। अब क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, गणतंत्रों में चुनाव किस पद्धति से होता था? तो गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता था, उसका निर्वाचित पदाधिकारी होता था, मतलब चुनाव होता था उसका। पहली पॉइंट ये है, जिसको राजा कहा जाता था। तो जो उनका प्रमुख होता था उसे भी राजा कहेंगे, जो प्रमुख नहीं होते थे उनको भी राजा कहेंगे। राजा का महत्वपूर्ण कार्य सामान्य प्रशासन की देखरेख के साथ साथ गणराज्य के आंतरिक और सामंजस्य व्यवस्था या व्यापार व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का काम क्या है भैया, आज की तारीख में हमारे देश में पहला तो देश में आंतरिक व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था, उसको बनाकर रखना। दूसरा काम क्या है, पूरे विश्व में भारत को प्रेजेंट करना। तीसरा काम क्या है कि अगर युद्ध हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़ा, तो वहां भारत को नेतृत्व करना। अन्य पदाधिकारियों में उपराजा क्या होता था, जो उपाध्यक्ष होता था। देखो 20-25 लोग मिलकर के शासन कर रहे हैं, तो एक अध्यक्ष हो गया राजा, एक उपाध्यक्ष हो गया उपराजा, और बाकी के भी राजा ही कहलाएंगे। सेनापति होता था, भंडागारिक होता था। अब यहाँ ये शब्द एग्जाम में पूछा जाएगा। भंडारगारिक जो है उसको कोषाध्यक्ष कहते हैं। ये भंडारण कितना है इनके पास, पैसों का, फल का, सब्जी का। पैसे तो था नहीं उस सब जमाने में, पैसा मुद्रा का तो प्रचलन हुआ नहीं था, तो अन्न के भंडार या भंडारगारिक को ही कोषाध्यक्ष कह देते थे। राज्य की वास्तविक शक्ति केंद्रीय समिति अथवा संस्थागार में निहित होती थी। शाक्यों के संस्थागार के सदस्यों की संख्या 500 थी। अब देखो, मैं जो गणतंत्र की बात कर रहा हूं उसमें 500 सदस्य हुआ करते थे। तो जो शाक्य कुल के गणतंत्र थे उनमें 500 सदस्यों की एक समिति बनती थी, तो 500 राजा हो गए, इसलिए इसको गणतंत्र कह रहे हैं। समिति को संस्थागारिक की सदस्यता कहते थे, या सदस्यता जो थी वो राजा के पास थी। ध्यान से सुनना, 3 बातें हैं। पहला, कुछ उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें आपको उल्लेख मिलेगा कि भैया ये गणतंत्र हुआ करते थे। जैसे शाक की जो गणतंत्र था उसमें 500 राजा या 500 लोगों की एक समिति हुआ करती थी। पूरे देश में शासन कौन संभाले, तो उसके लिए एक केंद्रीय समिति बना देते थे, उसमें 500 तक सदस्य हो सकते थे। और उस समिति को क्या कहा जाता था, संस्थागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संस्थागार। तो संस्थागार ही गणतंत्र में शासन की देखरेख करती थी, उसका प्रमुख राजा होता था। अब आगे बढ़ते हैं। गण की कार्यपालिका का अध्यक्ष एक निर्वाचित होता था, जिसे राजा कहते थे। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अन्य अधिकारी में उपराजा, सेनापति, भंडारगारिक या कोषाध्यक्ष, ये तीनों के नाम याद रख लेना। वास्तविक शक्ति जो केंद्र में होती थी वो केंद्रीय समिति के पास होती थी। केंद्रीय समिति क्योंकि 500 लोगों का है तो एक 5-10 लोगों की समिति तो बनानी पड़ेगी, तो उसे केंद्रीय समिति कहते थे, या इसी का नाम संस्थागारिक भी हो जाता था। और ये लगभग छोटी से लेकर 10 से लेकर के 500 तक भी हो सकती थी इनकी सदस्य संख्या। ये पॉइंट रिपीट कर दिया अपन ने एक बार। अब आगे बढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग के सारे सेटअप सभी व्यवस्थित बने। एक पण्य जातक, ये क्या है भैया, ये शब्द क्या लिखा हुआ है, एक पण्य जातक? ये एक किताब का नाम है, एक बुक का नाम है,
देखो जो बौद्ध धर्म की जो बुकें हैं उनको जातक कथाएं कहते हैं, उनका वर्णन जो मिलता है वो जातक कथाओं में मिलता है। एक किताब का नाम है एक पण जातक, के अनुसार वैशाली नाम का जो गणराज्य था में केंद्रीय समिति में 7,707 राजा थे। देखो भयंकर बड़ी संख्या है। एक पण जातक जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें वैशाली के गणराज्यों में केंद्रीय समिति में 7,707 राजा हुआ करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसमें इतने ही उपराजा, सेनापति और कोषाध्यक्ष भी होते थे, यह भी लिखा हुआ है। आपको गणतंत्र का स्वरूप समझ में आ रहा है? देखो अगर आज हमारे देश में शासन करना हो तो हमें एकमात्र व्यक्ति चुनने में इतना टफ पड़ रहा है, वहां तो इतने लोग चुने जाते थे 7,707। तो ये याद रखना कि एक पण जातक नाम का बुक है, उसमें कितने राजाओं का उल्लेख मिला है? 7,707। संस्थागार या समिति, संस्थागार या केंद्रीय समिति में रखा जाने वाला प्रस्ताव जो होता था वो सामान्यतः 3 बार दोहराया जाता था। देखो अगर आज हमारे देश में कोई कानून बनाना हो तो हमें संसद में उसे प्रस्ताव के रूप में रखना पड़ता है, वहां उसका वाचन होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है। तो ऐसा इस गणतंत्र में जो कानून बनते थे उनका स्वरूप कैसा था वो समझा रहा हूं कि गणतंत्र में 7,707 राजा बैठ गए एक स्थान पर। अब जो भी संस्थागार जो समिति है उसके सामने कोई प्रस्ताव जो है वो सामान्यतः 3 बार दोहराया जाएगा, मतलब 3 बार बोला जाता था, क्योंकि लिखने की व्यवस्था थी नहीं, फोटोकॉपी करके सबको दे दो ऐसा सिस्टम नहीं था। तो क्या होता था कि जो आदमी प्रस्ताव रखता था वो 3 बार पढ़ करके सुनाता था या बोल करके सुनाता था, तो प्रस्ताव 3 बार दोहराया जाता था। विरोध ना होने पर स्वीकार कर लिया जाता। मान लो किसी ने विरोध किया ही नहीं तो स्वीकार हो गया, वो कल से कानून बन जाएगा। विरोध होने पर बहुमत लिया जाता था, फिर पूछा जाता था वोटिंग। क्या होता था? वोटिंग होती थी। तो याद रखना पहले कानून कैसे बनते थे गणराज्यों के समय? बहुत सिंपल है, सारे राजा बैठ गए, उनकी एक समिति बना दी जिसे हम क्या कहेंगे? संस्थागार। संस्थागार क्लियर है ना? 7,707 राजा तो बैठ नहीं पाएंगे, तो उनमें से 20, 25, 50, 30 लोगों की एक समिति बना दो जिसे केंद्रीय समिति कहेंगे, नाम रख दिया संस्थागार। संस्थागार जो है वो बैठी, जो भी व्यक्ति प्रस्ताव रखना चाहता है वो 3 बार दोहराएगा प्रस्ताव को। मान लो किसी ने विरोध नहीं किया तो आपका कानून कल से कानून बन जाएगा, और डोंडी पीट के पूरे देश में कानून बन गया है, ये कानून है कल से नया, इसकी सूचना दे देंगे। मान लो विरोध हो जाता है, कोई कहता है कि नहीं ये गलत बात है भैया, तो फिर बहुमत कराया जाता था, और अगर बहुमत उसके पक्ष में है तो कानून बन जाता था, बहुमत नहीं होता था तो कानून खत्म हो जाता था। गुप्त मतदान प्रणाली व्यवस्था चलती थी। जो भी समिति के सदस्य थे या संस्थागार के सदस्य थे वो गुप्त मतदान प्रणाली में भाग लेते थे। मतदान अधिकारी जो चुनाव कराता था उसे शायक कहा जाता था। क्या कहा जाता? सहायिका कहा जाता था। शलाका ग्राहक भी कहा जाता था, उसका एक उपनाम है शलाका ग्राहक। अब ये शलाका क्या होती है? शलाका एक पेपर होता था। शलाका क्या होती है? एक पेपर जो हर एक सदस्य को दिया जाता था वोट डालने के लिए। प्रत्येक सदस्य को एक एक विशेष रंग की शलाकाएं दी जाती थी। अन्य विशेष प्रकार के मत के लिए विशेष रंग की शलाकाएं होती थी। शलाकाएं जितनी जिस पक्ष में पड़ी वो जीत जाएगा। तो शलाकाएं क्या होती थी? जैसे आज हम वोट कैसे डालते हैं, आज तो हमारी संसद जो है वो हाईली अपडेटेड है, तो वहां तो एआई टूल का यूज करते हैं, फिंगरप्रिंट्स न्यू कर दो, यस या नो वाले बटन पे तो वोट डल जाता है। पहले आज से 25 साल पहले हम एक पर्ची में वोट ऐसा वो थप्पा लगा करके वोट डालते थे। तो जब 25 साल पहले ही थप्पा लगाते थे तो आज से 2000 साल पहले क्या होता था? तो ऐसी शलाकाएं बनाई गई थी जो वोट डालने के लिए उपयोग होती थी। तो जो चुनाव कराने वाला व्यक्ति है क्योंकि शलाका का ग्रहण करता था इसलिए उसका नाम सहायिका रख दिया या शलाका ग्राहक रख दिया। शायद ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रही होंगी। दिमाग में इमेजिन करते जाओ, सब समझ में आएगा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः गणराज्यों की सरकार केंद्रीय समिति का पूर्ण नियंत्रण होता था। राज्य के उच्च अधिकारी और प्रादेशिक शासक नियुक्त समितियों द्वारा किए जाते थे। ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि भैया जो शासन संभालेगा वही तो बड़े दुनिया भर के सारे अधिकारियों को नियुक्त करेगा। तो सारे अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो नियुक्ति समिति नाम की एक समिति बनाते थे, उससे की जाती थी। गणराज्यों में एक मंत्री परिषद होती थी। अब देखो यहां से काम चालू होता है। जैसे आज हमारे देश में 552 लोग मिलकर कानून तो बना लेते हैं, लेकिन फिर भी देश का शासन चलाने के लिए 10-15 लोग जिम्मेदार होते हैं जिनको मंत्रिमंडल कहते हैं। उस जमाने में भी ऐसा ही होता था। तो गणराज्य में एक मंत्री परिषद होती थी। इस मंत्री परिषद में 4 से लेकर 20 सदस्य होते थे। कितने? 4 से लेकर के
20 सदस्य होते थे, ये पॉइंट याद रखना। केंद्रीय समिति द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी, जो समिति बनाई गई थी अभी ऊपर सारे अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए, वो इनकी नियुक्ति करेगी। गणाध्यक्ष मतलब गण का अध्यक्ष ही मंत्री परिषद का प्रधान होता था, अर्थात सबका प्रधान गणाध्यक्ष होता था और गणाध्यक्ष चुना जाता था। सिंपल लॉजिक है। केंद्रीय समिति द्वारा न्याय का भी कार्य किया जाता था, ये भी पॉइंट याद रख लेना। बुद्ध घोष की टीका, ये किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना। बुद्ध घोष नाम के एक व्यक्ति हैं, बुद्ध घोष एक किताब है, उसकी टीका है। इस टीका का नाम याद रखना, किताब का नाम है सुमंगल विलासिनी। क्या नाम है? सुमंगल विलासिनी। से ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय होते थे, 8 न्यायालय हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था, किसी व्यक्ति को दंड देने के लिए 8 प्रकार की वेराइटीज ऑफ न्यायालय होते थे। आज हमारे देश में क्या है? सबसे पहले सत्र न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हमारे यहाँ चैनल चलता है। तो ऐसे पहले चैनल था, 8 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे 8 न्यायालय होते थे। देखो ये कहां मिलता है वर्णन, ये इस समंगल विलासिनी नाम की जो किताब है, सुमंगल विलासिनी, इसमें मिलता है कि 8 प्रकार के न्यायालय हुआ करते थे। कोई भी व्यक्ति तभी दंडित किया जा सकता था जब वह एक एक करके 8 न्यायालयों द्वारा दोषी ठहरा दिया गया हो। जब तक उसको 8 न्यायालय दोषी नहीं ठहराएंगे उसको सजा नहीं मिलती थी, ये पॉइंट याद रखना। प्रत्येक न्यायालय अपराधी को मुक्त करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन सजा देने के लिए स्वतंत्र नहीं था, सजा केवल राजा का न्यायालय देता था। आगे बढ़ते हैं। विनिश्चय महामात्र पहला, देखो 8 न्यायालय थे, तो जो सबसे छोटा न्यायालय होगा उसका नाम था विनिश्चय महामात्र। क्या नाम था? विनिश्चय महामात्र। ये विनिश्चय महामात्र क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गणराज्यों में प्रचलित जो न्याय व्यवस्था थी उसमें सबसे छोटे न्यायालय को विनिश्चय, जो पहला और जो सबसे बड़ा न्यायालय होता था वो राजा का न्यायालय होता था, जो अंतिम होता था। 8वां जो न्यायालय है वो अंतिम होता है और अंतिम न्यायालय में राजा बैठता था, याद रखना। दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता था, सारे न्यायालय दंड नहीं देते थे, वो केवल मुकदमा सुनते थे, फाइल बनाकर आगे पहुंचा देते थे। अन्य न्यायालय निर्दोष होने पर अपराधी को मुक्त तो कर सकते थे, लेकिन दोषी को दंड नहीं दे सकते थे। दंड केवल कौन दे सकता है? राजा। राजा दंड देते समय प्रेवनी पोहक, ये एक शब्द है, क्या है? प्रेवनी पोहक। इसका अर्थ होता है पुराने जो साक्ष्य हैं, पुराने जो अभिलेख हैं कि पहले ऐसा कानून तोड़ने पर ऐसा सजा दी गई थी, उसका उल्लेख करवाता था और फिर उसी के आधार पर सजा देता था। अर्थात पूर्व दृष्टांतों के अनुसरण करते हुए दंड का पालन किया जाता था। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो जो बाहुबली मूवी में आपने देखा ना कि वो जो माता जी हैं वो बाहुबली को सजा देने के टाइम पे पंडित जी को आदेश देती थी कि भैया हमारे जो धर्मशास्त्र है उसमें किस सजा का उल्लेख है, तो वो एक किताब निकाल करके लाते थे और बोलते थे कि पहले ऐसा होता तो ऐसी सजा दी जाती थी, इसलिए आज ऐसा हुआ है तो ऐसी सजा दी जाए। तो ऐसे पूर्व में जो हुआ, जैसे आज हमारे न्यायालय होते हैं वो अभिलेख न्यायालय क्यों कहलाते हैं? अभिलेख न्यायालय इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो अभिलेख के रूप में लिख करके रखी जाती है और अगली बार जब वैसा का वैसा केस आता है तो सुना दिया जाता है फैसला, बहुत बारी मगजमारी ना करते हुए। तो सेम पैटर्न पे उस समय की व्यवस्था चलती थी। और आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में बड़ी संख्या में विस्तृत एवं शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य थे और इनमें से कई राज्य राजाओं का शासन हुआ करता था। राजाओं का शमन नहीं करते थे बल्कि छोटे छोटे गणराज्यों या कुलीन तंत्रों के रूप में थे। अब हम आ गए 6ठी शताब्दी पर। 6ठी शताब्दी में पूरे भारत में कुछ कुछ छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, कुछ में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र चलता था। ये गणतंत्र ना केवल भारत के बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन मौजूदा गणतंत्र थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के सबसे मौजूदा राज्य व्यवस्था कौन सी थी, तो गणतंत्रात्मक थी पहला। और उनका कहां पे मिले हैं वो मिले हैं हमें मध्य गंगा घाटी पे, मध्य गंगा घाटी। अब ये तो मैप से मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, जिसमें भारत जिसे जम्मू द्वीप कहा जाता था, भारत को पहले क्या कहा जाता था? जम्मू द्वीपे, भारत खंडे ऐसा बोलते हैं ना हम प्रार्थना में, तो वो जम्मू द्वीप कहा जाता था। तो वहां 16 महाजनपद तथा प्रमुख 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है।
ये 16 महाजनपद तो हमें रटी हुई है, क्योंकि हमारे लूसेंट में की किताब में तीसरे चौथे पन्ने पर उनका वर्णन है और हमने भी बार बार सुना हुआ है। अब हम पहली बार गणतंत्र व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो भारत में उस समय 10 गणतंत्र हुआ करते थे। इन 10 गणतंत्रों के नाम अभी मैं बताऊंगा। में बसा हुआ था बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है भागवती सूत्र के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के समय 16 महाजनपदें हुआ करती थी और 10 जो है वो गणराज्य हुआ करते थे। ऐसा उल्लेख हमें कहां मिलता है? दो बहुत बड़ी बड़ी किताबें अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र में मिलता है। अब वो 16 महाजनपदें कौन सी थी? तो वो तो ये थी काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। रट्टा नहीं मारना है, ये तो मैं आगे जब 16 महाजनपद पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। इनको नक्शे पर देखेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अब हमें उपरोक्त जो 16 महाजनपदें थी वो 3 भागों में विभक्त थी, अर्थात 3 प्रकार का वहां शासन चलता था। कहीं पे राजतंत्र चलता था और कहीं पे गणतंत्र चलता था। इनमें से कौशल में राजतंत्र था, वत्स में राजतंत्र था, अवंती में राजतंत्र था, मगध में राजतंत्र था। मगध का नाम सुना है ना? वही मगध जो बाद में मगध साम्राज्य में बदल गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के समय मूल रूप से 10 गणतंत्र हुआ करते थे। 6 तो राजतंत्र हो गए और 10 गणतंत्र हुआ करते थे। ये गणतंत्र अपने कबीले पर शासन करते थे, जो इस प्रकार थे। कपिल वस्तु के शाक्य, जहां बौद्ध का जन्म हुआ था। सुमसुमार गिरी के मग्ग, अलकप्पम के बुली, केसपुत्त के कालाम, रामाग्राम के कोली, कोशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिविन के मोरिया और वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। हमने ये 10 प्रकार के गणतंत्र जो हैं ये हुआ करते थे। अब एक एक गणतंत्र की डिटेल पढ़नी है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको कपिल वस्तु के जो शाक्य हैं वहां से फिर से गणतंत्र को दूसरे वीडियो में बना दूंगा। बहुत लंबा वीडियो बना दिया तो आप आखिरी का नहीं पढ़ पाओगे, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि गणतंत्र होते थे कि नहीं होते थे। होते थे तो क्या होता था, इनका उल्लेख कहां मिला है और कितने होते थे, वहां शासन व्यवस्था कैसी थी और टोटल 10 के नाम कौन कौन से। तो ये वो 10 के नाम हैं। ये 10 के नाम मैं मैप में आपको आगे याद कराऊंगा। अभी टेंशन मत लो कि याद कैसे करेंगे, बाप रे ये तो बहुत विचित्र नाम है। टेंशन मत लो, सब में याद करा दूंगा। तो ये नाम हम साथ में पढ़ते हुए आगे की कहानी को रिपीट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट पे हम गणतंत्र को ही कवर करेंगे, जिसमें जो 10 गणतंत्र हुआ करते थे उनमें कौन राजा शासन करता था, क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कहां पर थे, उनकी राजधानियां क्या थी, ये सब बातों पर फोकस करेंगे। सबको विशेष धन्यवाद। आप सब लोगों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग कमेंट करना ना भूला करें, कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।